हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में गोखले भारतीय राजनीतिक चिंतन में गोखले के राजनीतिक चिंतन की चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, हम सभी जानते हैं कि यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुख्य रूप से जो लिबरल या उदारवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दरअसल उस स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के तुरंत बाद जो है वो जो दिखाई देती है, या जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से इंडियन नेशनल कांग्रेस का ह्यूम ने गठन किया था, उस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के गोखले का जो राजनीतिक विचार है वो पश्चिम के उदारवादी चिंतन से ही ग्रहण किया गया है, इसलिए वो उसके करीब दिखाई देती है, उसे पास दिखाई देती है। बहुत ही शांत जो है विचारक हैं, बड़ी गंभीरता से वो अपने समय की परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं और बिल्कुल व्यवहारिक चिंतन को जो है लोगों के सामने रखते हैं। उसमें कोई क्रांति करने जैसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल धरातल पर खड़े होकर के जो उस समय आवश्यक था और उस परिवेश में जो प्रभावी हो सकता था, उस प्रकार के चिंतन को लोगों के सामने रखते हैं, उस प्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए इनके यदि विचारों को देखें तो हम विभिन्न जो है भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला, ब्रिटिश उदारवादी चिंतन में उनकी गहरी आस्था थी। ब्रिटिश उदारवादी चिंतन मुख्य रूप से पश्चिम उदारवादी चिंतन का ही अंग है। और उदारवादी चिंतन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सबसे पहली जो शुरुआत हो रही है वो पुनर्जागरण काल से हो रही है। पुनर्जागरण काल से ही हम देखते हैं कि वो विचारधारा का विकास हो रहा है जो व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है विकसित हो रही है। इसीलिए सबसे पहली जो बात कही जाती है उदारवादी विचारधारा में कि व्यक्ति चिंतन का केंद्र है, व्यक्ति ही के इर्द गिर्द संपूर्ण चिंतन का निर्माण किया जाना चाहिए। व्यक्ति की सद प्रवृत्ति है, व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति है और ये विवेक, बुद्धि, तर्क जो है वो प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए मानव जो अपने बारे में निर्णय ले रहा है, अपने बारे में जो सोच रहा है, वो अपने बारे में बेहतर सोच रहा है, और जो अपने बारे में सोच रहा है वही वो दूसरे के बारे में सोच रहा है। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर वो मानवीय स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो राजनीतिक चिंतन, खास करके पश्चिम उदारवादी राजनीतिक चिंतन में उनकी गहरी आस्था उनको यह विश्वास करने पर जो है मजबूर करती है कि मानव विवेक ही जो है मानवीय स्वतंत्रता का आधार है। यह मानने के लिए वो तैयार है कि मानव को यदि उसके विवेक पर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, और इसी के आधार पर वो सीमित और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं। शासन व्यवस्था में मूल ध्येय व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। और जब व्यक्ति का कल्याण होने की बात यहाँ पर है, निश्चित रूप से जो है शासन व्यवस्था उस वातावरण का निर्माण करे जिस वातावरण में व्यक्ति अपना जो है सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो, व्यक्ति अपने संपूर्ण संपूर्ण गुणों का विकास भली भांति कर सके। तो ये जो पश्चिम उदारवादी विचारधारा का जो विराट रूप है, जैसे गोखले उसी विचारधारा के एक प्रवर्तक हैं और इन्हीं विचारधारा के संदर्भ में वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को भी देखते हैं। तो दूसरी जो चीज उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो ब्रिटिश व्यवस्था को किस प्रकार से देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये प्रथम चरण के उदारवादी विचारक हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिनका ये विश्वास था कि ब्रिटिश व्यवस्था भारत के लिए एक वरदान है।
ब्रिटिश व्यवस्था में रहकर के ही भारत का कल्याण संभव है, भारत का विकास संभव है। और इसीलिए वो ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उसके साम्राज्यवाद को उदार साम्राज्यवाद कहते थे। साम्राज्यवाद का मतलब वो जो है, ब्रिटिशर्स अपने उपनिवेशों का दोहन, शोषण केवल नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो अपने अधीन उपनिवेशों का कर्मिक विकास भी चाहते थे। वो कर्मिक तरीके से जो है वो इसमें लोकतांत्रिकरण करना चाहते थे, संवैधानिक विकास करना चाहते थे। और जिसका उदाहरण ब्रिटेन में स्वयं मिलता है। धीरे धीरे कर्मिक विकास के माध्यम से वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। और उसी प्रकार से कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इन जगहों पर इन देश ब्रिटिशर्स के द्वारा वहां धीरे धीरे विकास करके, धीरे धीरे लोकतांत्रिकरण करके वहां के लोगों को जो है सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया जो है भारत में शुरू होती है 1772 से लेकर के। और जब ये 19वीं शताब्दी के अंतिम जो है दशक में जब ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो वो देख रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने 10-10 साल के अंतराल में जब जब आवश्यकता पड़ी, तो वो जो है विभिन्न नियमों के माध्यम से देश में जो है वो संवैधानिक विकास कर रहे हैं, नियमों का निर्माण कर रहे हैं, या प्रशासनिक तंत्र का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश जाति की न्यायप्रियता और उसके जो वृहद उद्देश्य हैं, उनमें ये उसमें उसका प्रगाढ़ विश्वास था। और इसलिए वो मानते थे कि जो समस्याएं जो दिख रही हैं ब्रिटिश व्यवस्था में, जो शोषण की या उत्पीड़न की जो समस्याएं, ये दरअसल जो है साम्राज्य में बैठे उच्च जो अधिकारी उनके द्वारा नहीं, बल्कि उनके निम्न अधिकारियों के द्वारा है। और यदि इस बात की शिकायत यदि उस स्तर पर की जाए, वहां तक पहुंचाई जाए, तो निश्चित रूप से वहां से जो है इन समस्याओं का हल निकलेगा। इसलिए यहाँ पर जो है गोखले बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देते कि ब्रिटिशर के साथ रहना भारत की जो है भारत के लिए अच्छा है, भारत के कल्याण के लिए अच्छा है, और उसको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। कर्मिक रूप से भारतीय जैसे जैसे सीखते जाएंगे, वैसे वैसे जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वैसे वैसे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। और एक दिन वैसा आएगा जैसा जो है अन्य देशों में हुआ। और इसीलिए वो जो है साम्राज्य के अंतर्गत ही स्वशासन की मांग करते थे। वो ब्रिटिशर से अलग होकर के स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र सत्ता की या स्वराज्य की मांग नहीं कर रहे थे। वो उसी प्रकार का डोमिनियन स्टेटस चाहते थे जिस प्रकार की व्यवस्था कनाडा में थी, जिस प्रकार की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में, जिस प्रकार की व्यवस्था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्यों में ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई, उसी प्रकार की। वो पूरी तरह से ब्रिटिश व्यवस्था से अलग होने के पक्ष में नहीं थे। शासन की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन स्वराज्य की मांग नहीं कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे। शासन भले ही भारतीयों के हाथ में धीरे धीरे जो है दे दी जाए, लेकिन वो बिल्कुल साम्राज्य का अंत किसी भी प्रकार से नहीं चाहते थे। और इसी का एक परिणाम था कि गोखले कभी भी क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने हमेशा संवैधानिक साधनों का, वैधानिक आंदोलन के तरीकों का समर्थन किया। और वैधानिक आंदोलन क्या है? वो तरीके जो ब्रिटिश शासन के नियमों के अंतर्गत दिए गए। और वो था कि शासन के समक्ष प्रतिवेदन देना, प्रार्थना करना, याचिका देना, मांग पत्र प्रस्तुत करना, सीमित माध्यम में जो है विरोध करना, कॉन्फ्रेंस करना, आलोचनाएं करना। इस तरह से जो है इस बहुत सारे साधन हैं। ये साधन जो है परमिसिबल है। जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो कानून है वो इस प्रकार के प्रोटेस्ट की, इस प्रकार के आंदोलन की परमिशन देता है। उन्हीं संसाधनों में जो है गोखले का विश्वास था। उनके आने वाले जो लोग थे जिन्होंने क्रांतिकारी माध्यम या जो है बाइकआउट, बहिष्कार जैसे जो है तरीकों का समर्थन किया, उसके गोखले बिल्कुल खिलाफ थे। वो किसी भी प्रकार से इन साधनों का प्रयोग जो है अनुचित मानते थे। संवैधानिक साधनों में यकीन के साथ साथ वो कर्मिक प्रशासनिक सुधार की मांग करते रहते थे। कई बार ऐसा देखने को मिला है, जैसे 1905 में 9 सूत्री मांगों के अध्ययन से पता चलता है कि वो हर स्तर पर, चाहे ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जो भारत परिषद थी, इंडिया काउंसिल थी,
उसमें धीरे धीरे जो है भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, इसकी मांग करते थे। नीचे चले जाएं, वायसराय के जो काउंसिल्स थे जिनके माध्यम से वो शासन किया करते थे, उनमें धीरे धीरे जो है भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। राज्य स्तर पर जो गवर्नर जनरल हुआ करते, उनकी जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें भारतीयों की अधिक से अधिक संख्या में एंट्री हो, उनको सहभागिता दी जाए ताकि वो तेजी से जो है प्रशासनिक गुणों को सीख सकें, उसकी भी मांग कर रहे थे। अन्य जो अधिकारी, कलेक्टर या अन्य निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं, उन सभी के जो है को अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को जो है उसमें शामिल किया जाए, उसकी वो लगातार मांग करे। तो एक और जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो ब्रिटेन से लेकर के और देश के कोने कोने तक फैली थी, उन सभी स्तर पर भारतीयों की अधिक से अधिक संख्या में नियुक्ति हो, इसकी वो मांग कर रहे थे। दूसरी ओर वो साथ ही गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेचर जो केंद्रीय स्तर पर थी, संघीय स्तर पर थी, और जो राज्य स्तर की जो लेजिस्लेचर असेंबली थी, स्थानीय स्तर पर जो संस्थाएं थी, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, उन सभी में भारतीयों की अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव का बार बार समर्थन किया। उन्होंने हाउस विकेंद्रीकरण आयोग, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन के समक्ष जो तर्क प्रस्तुत किए थे, उसमें उन्होंने ग्राम पंचायत की संस्थाएं, ग्राम, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो साथ ही साथ नगरों के लिए नगर पालिका के गठन की मांग की थी। तो इस तरह से गोखले ठीक ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों के अनुसार जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, या जिस प्रकार की प्रवृत्ति अन्य देशों में उन्होंने दिखाई थी, उसी के अनुरूप उन्होंने कर्मिक रूप से भारतीय प्रशासनिक विधायी व्यवस्था में भारतीयों को लगातार अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने और उसको अधिक से अधिक जो है शक्तियां प्रदान करने की मांग लगातार करते रहे, एक और बात उन्होंने जो लोगों के सामने जो महत्वपूर्ण है कि वो सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को राष्ट्रवाद की शर्त के रूप में मानते थे। उनकी ये मान्यता थी कि समाज में दो प्रकार के फाड़ हैं, एक जाति व्यवस्था आधारित विभाजन है, दूसरा धर्म पर आधारित संप्रदाय है। इन दोनों ही प्रकार के जो विभाजन है समाज में, इन विभाजन को यदि पाटा नहीं गया या इनके प्रति जो है सद्भाव और सहयोग का की प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई, तब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत का उभरना लगभग असंभव है। इसलिए वो लगातार इस बात की वकालत करते रहे कि सांप्रदायिक सद्भाव ही जो है भारत के राष्ट्रवाद का आधार होना चाहिए। वो भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक और पोषक थे। भले ही उन्होंने प्रकट रूप से कभी भी जो है स्वराज्य की मांग नहीं की, लेकिन वह भारत में भारतीयों के संदर्भ में भारतीयों के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक उत्थान के लिए लगातार बात करते रहे और उसी की मांग करते रहे, और इसी के संदर्भ में उन्होंने स्वदेशी का पुरजोर समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने बहिष्कार का कभी भी समर्थन नहीं किया। स्वदेशी के साथ उनकी मान्यता थी कि ये बहुत ही स्वाभाविक है कि भारतीयों को भारत में बनी चीज़ें, भारत के वेशभूषा, भारत की संस्कृति को ही अपनाना चाहिए, लेकिन वो बहिष्कार का विरोध करते रहे। बहिष्कार में दरअसल उन्होंने बहिष्कार का विरोध इस आधार पर किया कि बहिष्कार में मूल रूप से जो व्यवस्था है उसके प्रति नफरत और रोष जो है वो भरा होता है, इसलिए उन्होंने बहिष्कार का लगातार विरोध किया, लेकिन जो है स्वदेशी का समर्थन करते रहे। गोखले ही वो विचारक थे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में आध्यात्मिकता को एक आवश्यक
तत्व माना, क्योंकि राजनीति का आध्यात्मिकरण के पक्ष में थे वो। बोला राजनीति को एक सेवा के दृष्टि से देखते थे वो। राजनीति एक सेवा का माध्यम है, सार्वजनिक सेवा, लोगों की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा। और इस सेवा में यदि जो है भावनाएं नहीं है, नैतिकता नहीं है, अध्यात्म नहीं है, तब जो है वो सेवा सेवा नहीं रह जाती, सेवा की भावना नहीं आ पाती। तो इसलिए उन्होंने राजनीति को सेवा का एक माध्यम माना। राजनीति दरअसल नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन का एक मार्ग है, और इसीलिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि गोखले ही उनके राजनीतिक गुरु थे, और उनसे ही उन्होंने राजनीति के अध्यात्मीकरण का पाठ सीखा, और उन्हीं को अपनाते हुए गांधी जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिकों, लोगों के उत्थान, लोगों के उन्नयन, लोगों के विकास में समर्पित कर दिया, अहुत कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखें तो गोखले का जो राजनीतिक विचार है was completely deeply embedded in the roots of western political liberal ideology, और उसी से जो है वो लगातार उनका चिंतन जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो भाव बना, जो चिंतन बना, वो उदारवादी चिंतन था, उसमें विश्वास था। और वो ब्रिटिश सर के साथ रह करके ही जो है भारत के विकसित होने की, भारत के आधुनिक बनने की जो है वो कल्पना करते थे। और इसीलिए हर प्रकार के जो है ब्रिटिश के उन नीतियों का उन्होंने समर्थन किया जो भारत में संविधान के कर्मिक विकास में योगदान करता है, भारत के आर्थिक विकास में जो है सहायता करता है, और भारत को धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक गुणों को सीखने में सहायता करता है। आज इतना ही।